डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित है। इस वीडियो में समझा जाएगा कि यूएनएससी है क्या, भारत इसका सदस्य कैसे बना और भारत इसका सदस्य आखिर बन ही गया तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करी जाएगी इस मुद्दे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 2 दिन पहले यानी 17 जून 2020 को भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी रूप सदस्य बना। और ये भारत जो सदस्य बना है ये 2 वर्षों के लिए बना, यानी 2021 से लेकर के पूरे 2022 तक भारत इसका अस्थायी रूप से सदस्य बना। अब देखिए, भारत जो इसका सदस्य बना है इसके लिए वोटिंग की गई, सीधे किसी के द्वारा प्रमोट नहीं किया गया। इसके लिए भारत सरकार को वोटिंग का सामना करना पड़ा। अब यूएन में जितने भी 193 देश हैं सदस्य के रूप में महासभा में, पूरे 193 देशों ने वोटिंग किया। और वोटिंग करने के बाद भारत के लिए बहुत अच्छी बात ये रही कि भारत के पक्ष में 184 मतदान पड़े। तो भारत के लिए अंदाजा ही लगा सकते हैं कि विश्व पटल पर भारत का अपना एक अलग ही महत्व है। अब देखिए, भारत के साथ साथ जो भारत तो एशिया का प्रमोट करेगा, एशिया का पूरी प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग जोन के जो देश हैं उनका भी चुनाव किया गया। जैसे 3 देश और चुने गए, जैसे आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी अपने अपने पैसिफिक जोन के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे चुनाव को जीता। अब देखिए, भारत जो ये 2 साल के लिए चुनाव जीता है, भारत सिर्फ भारत देश का प्रतिनिधित्व नहीं करके भारत पूरा एशिया के जो एशिया पैसिफिक जोन है पूरी तरीके से उसकी उम्मीदवारी करेगा और पूरी तरीके से भारत उसका प्रतिनिधित्व करेगा इस तरीके से। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या भारत पहली बार इसका सदस्य बना है। तो जानकारी के लिए बता दें, भारत इसका सदस्य पहली बार नहीं बना, उसके लिए भारत कई बार सदस्य रह चुका है। अगर सदस्यता की बात की जाए तो देखिए, वर्ष 1950 से 51 में, 67 से 68, 1970 से 78, 1984 से 85, 1991 92 और इसके पिछली बार 2011 और 12 में, यानी 8 साल के बाद भारत को फिर से इसका अस्थायी सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी वर्तमान जो कार्यकाल है वो 2021 से लेकर पूरे 2022 तक भारत इसका सदस्य बना रहेगा। ठीक, अब समझिए, ये जो पूरा इसमें जो सदस्यों की जो संख्या होती है, थोड़ा सा बता दें आपको, इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्यों में से 5 सदस्य अस्थायी रूप में और 10 सदस्य अस्थायी रूप में होते हैं। और इन्हीं 10 सदस्यों की चुनाव के मानी उनके लिए इलेक्शन या चुनाव कराया जाता है। अब ये जो 10 सदस्य होते हैं ये अपने अपने पैसिफिक जोन के अकॉर्डिंग उनको सीट प्रोवाइड की गई है। जैसे के लिए समझिए, जैसे कि अफ्रीका और एशिया से रिलेटेड जो भी सीटों की 5 सीटें वहाँ पर अलॉट की गई हैं। अगर पूर्वी यूरोपीय देश की अगर बात की जाए तो वहाँ पे उनको 1 सीट अलॉट है। अगर लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई देशों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 2 सीटें अलॉट हैं। और वहीं पश्चिमी अगर यूरोपीय देशों की बात की जाए तो वहाँ पे 2 सीटें उनको प्राप्त हैं। यानी कुल मिलाकर 10 सीटें उनको दी गई हैं, पूरे अलग अलग पूरी तरीके से जोन के अकॉर्डिंग। देखिए, अब जो परिषद में जो चुनने जाने वाले जो सदस्य होते हैं उनको सदस्य जो देश होते हैं 93 देशों के कुल मिलाकर उनको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है अगर उनको सदस्य इसका बनना है तो। ठीक, कई बार देखिए क्या होता है, इसे कई बार इसमें बहुत दिक्कत आए थे। इसे कई बार अगर मान लीजिए जो भी देश उम्मीदवारी के रूप में हैं उनमें से अगर किसी को बहुमत प्राप्त हुआ ही नहीं, किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तो उस कंडीशन में क्या कहता है, उस कंडीशन में फिर से री वोटिंग कराई जाती है। फिर दोबारा नहीं होता है, फिर से तीसरी बार री वोटिंग कराई जाती है, जब तक कराया जब तक उसका बहुमत न हो जाए। ऐसा एक बार सामना करना पड़ा वर्ष 1979 में, जब 2 देशों के बीच, जब क्यूबा और कोलंबिया के बीच जब चुनाव हो रहा था और बार बार इन देशों के बीच किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उसके लिए क्या किया, इन दोनों देशों ने मिलकर तीसरे देश यानी मैक्सिको को, ठीक है, तीनों देशों ने मिलकर मैक्सिको को सदस्यता प्राप्त करवा दी। तो इस तरीके से पूरा मसला हल हुआ था। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये यूएनएससी ही है, आखिर क्या है। ठीक है, तो समझिए इसको कि आखिर यूएनएससी ही क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो भी 6 प्रमुख अंग होते हैं, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं, उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे हम। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं, उसके अगर सबसे प्रमुख अंग की अगर बात की जाए पार्ट की, तो सबसे प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही माना जाता है। इसका जो मेन पर्पज ये होता है पूरे विश्व में अशांति को शांति के रूप में बदलना और पूरे विश्व भर में सुरक्षा का माहौल बनाए रखना, इसका मेन पर्पज है। किसका? यूएनएससी का, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। अब देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विश्व सिपाही किसे कहा जाता है, तो विश्व सिपाही इसी को कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ही विश्व सिपाही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि पूरे विश्व में कहीं पे भी शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखना इसका मेन पर्पज, इसीलिए इसको पूरे विश्व भर में विश्व सिपाही के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी यूएन के अंतर्गत। अब इसके सदस्य, अब देखिए इसमें
जो सदस्यों की जो संख्या होती है, थोड़ा और समझते हैं इसमें, सदस्यों की संख्या को डिटेल में समझते हैं। अभी तो मैंने थोड़ा बताया, लेकिन और थोड़ा समझ लेते हैं इसको। जैसे देखिए, इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 15, जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो 15 सदस्य इसमें शामिल हैं। और इसमें से जो 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य हमेशा के लिए अस्थायी सदस्य हैं, यानी उनमें चेंजिंग नहीं होगी। और जो बाकी 10 देश होते हैं, इन्हीं के लिए मतदान कराया जाता है हर 2-2 साल के लिए, कि 2 साल उनके लिए सदस्यता उनको मिल जाएगी। तो 10 जो देश होते हैं उनके लिए मतदान कराया। तो एग्जाम में अगर कभी सवाल बनता है तो एग्जाम में जो अस्थायी सदस्य देश हैं उनके लिए कभी ये नहीं पूछता है कि इनमें से कौन सा देश है, लेकिन अस्थायी देशों में सवाल अक्सर देखा जाता है। तो इसलिए इसको आप सामने देख लीजिए, चीन, दूसरा है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये पाँचों देश अस्थायी रूप में देश ये शामिल हैं, यानी पूरी तरीके से इस संगठन का पूरी तरीके से ये अस्थायी देश है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भले 17 तारीख को भारत सरकार ने इस चुनाव को जीत लिया, लेकिन इसका जो पद है वो भारत 2021 तक मिलेगा। लेकिन वर्तमान में तो 10 सदस्य होंगे ही, तो मैं आपकी जानकारी 10 सदस्यों को लिखूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा नाम बता देता हूँ, जिसमें उसमें से कुछ देश हैं जैसे कि नाइजर, ट्यूनीसिया, साउथ अफ्रीका, चौथा देश है वियतनाम, पाँचवा इंडोनेशिया, उसके बाद से आपका आता है एस्टोनिया, उसके बाद सेंट एक देश है जिसका नाम है ग्रेनाडाइन, और लास्ट 8वें नंबर पे एक देश है जिसका नाम है डोमिनिक गणराज्य, यानी जिसको कहते हैं डोमिनिक रिपब्लिक। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है बेल्जियम, और लास्ट में काफ़ी मजबूत देश जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी इसमें 10वां सदस्य के रूप में वर्तमान में फिलहाल बना हुआ है। ठीक, अब समझिए, इसमें जो 6 सदस्यों की मैंने शुरू में जो बात की कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, तो उसमें जो 6 प्रमुख अंगों को मैं थोड़ा सा नाम बता देता हूँ आपको। उसमें से पहला है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, जो अभी बात चली रही यूएनएससी की। दूसरा सदस्य है जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट। उसके बाद तीसरा है महासभा। चौथे नंबर पर आता है सचिवालय। 5वें पर आता है जो आर्थिक समस्याओं को देखने के लिए संगठन, उसमें आर्थिक व सामाजिक परिषद। और लास्ट में जो न्यायिक चीज़ों को देखता है जिसका नाम है न्यायिक परिषद। यानी जो 6 इसके पूरी तरीके से इस यूएन के अंग हैं, उसमें सबसे अगर मजबूत अंग की बात की जाए तो वो है यूएनएससी, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका प्रमुख अंग है। इसके अगर रूल की थोड़ा लॉज वगैरह की अगर बात करें तो इसमें सबसे क्रिटिकल रूल ये है कि देखिए, जब भी ये पूरे तरीके से जो यूएन का जो संयुक्त राष्ट्र का जो पूरा मुख्यालय है, उस मुख्यालय में करीब जितने भी 15 सदस्य हैं, उस मुख्यालय में उन सभी देशों को उसमें रहना पूरी तरीके से अनिवार्य है। यानी मुख्यालय में एक देश अगर जाएगा तो किसी न किसी 15 देशों में से किसी न किसी एक को वहाँ पर रहना पूरी तरीके से अनिवार्य है। अब देखिए, यूएनएससी के जो भी 5 जो अस्थायी रूप सदस्य होते हैं, जो मैंने 5 सदस्यों के नाम बताया, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 सदस्य होते हैं। पूरी तरीके से इनके हाथों में ही पूरी तरीके से वीटो पावर होता है, यानी ये जो चाहेंगे किसी भी फैसले को ये उसको जारी कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिंपल सा एक मतलब समझिए, इसमें कुछ कमियां भी हैं, उस कमियों को मैं अभी थोड़ा बताता हूं। जैसे कि समझिए, मान लीजिए जो बाकी 10 अस्थायी रूप से देश हैं, यानी अल्पकालिक देश हैं, ये जो सदस्य हैं, ये क्या करें कि कोई आपस में मीटिंग करके कोई एक निर्णय पे या कोई नया कार्य या किसी चीज़ के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए। तो ठीक, अब देखिए, इसको जो अगर मान ली 10 सदस्य हैं, या अगर मान ली सभी ने इसके प्रस्ताव लेकर आए और 10 लोगों की मंजूरी है, तो ये जो सभी लोग इन अस्थायी सदस्यों के पास जाएंगे वो पूरा प्रस्ताव जाएगा। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी कमी ये है कि इन जो 5 सदस्यों में से अगर किसी एक सदस्य ने अगर उसके लिए मंजूरी नहीं दी, तो पूरी तरीके से प्रस्ताव है उसको रोक दिया जाता है या उसको रोका भी जा सकता है। या इसमें सबसे बड़ी यही कमी है, क्योंकि इसमें 5 सदस्यों में अगर देखा जाए तो चीन है, तो अगर कोई भी विश्व पटल पर अगर कोई भी अच्छा से अच्छा मुद्दा होगा, थोड़ा सा भी अगर विरोध में होगा, तो चीन हो सकता है उसके लिए क्या करे, उसके लिए नामंजूर कर दे। तो इसके लिए समस्या सामने आएगी ही। ठीक है, इस तरीके से तो ये है। चलिए आगे समझते हैं, आगे थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। आगे में ये है कि क्या भारत 17 जून से ही अस्थायी सदस्य बन पाएगा। इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस किए थे, शुरू में डिस्कस किए थे। अब समझिए, इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि 17 से ही भारत इसका सदस्य नहीं बन पाएगा। इसके लिए सबसे देखिए, जो भी नया सदस्य जब इसमें चुनाव करके जब होता है, जब भी नया सदस्य उसमें जीत जाता है, तो उस वर्ष की पहली तारीख से लेकर उसमें जो दूसरा वर्ष होता है, उस दूसरे वर्ष की आखिरी तारीख तक वो सदस्य बनता है। जैसे कि मान लीजिए, भारत सरकार कब 2021 से लेकर के 2022 तक इन सदस्यता भारत को मिली है, तो भारत 17 जून 2020 से ही नहीं कहलाएगा। 17 जून 2020 को तो भारत ने चुनाव जीता, तो भारत सरकार 1 जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2022 तक भारत इसका सदस्य बना रहेगा। तब इसका सिंपल सा आंसर ये कह सकते हैं कि कोई अगर आपसे ये पूछे कि 17 जून 2020 से ही भारत इसका अस्थायी रूप सदस्य बन जाएगा क्या, तो आपका सिंपल आंसर होगा नहीं। तो भारत का सदस्य कब माना जाएगा, 1 जनवरी 2021 से लेकर 22 दिसंबर
मतलब कि दिसंबर माह के 2022 तक भारत का सदस्य माना जाएगा। 17 जून से इसका सदस्य भारत अभी फिलहाल नहीं है, भारत ने सिर्फ अभी चुनाव जीता है। ठीक है, इस तरीके से समझिए। अब देखिए, अब इस मन में एक और सवाल आ रहा होगा, तब से अस्थाई अस्थाई बात चल रही है, मन में एक सवाल ये भी आ रहा हो सकता आ गया हो कि क्या भारत इसका अस्थाई मेंबर क्यों नहीं बन पाता। सिंपल सी बात है कि भारत सीधे ही इसका अस्थाई मेंबर क्यों नहीं बन पाता है। अगर अस्थाई मेंबर की अगर बात की जाए तो इसके लिए सबको लोग देखिए, इसके पीछे एक अपना एक, इसके लिए अगर देखा जाए कि भारत इसका अस्थायी रूप सदस्य क्यों नहीं है, तो इसका एक अपना अलग से एक इतिहास है पूरी, और इसके ढेर सारे अलग अलग नज़रिया हैं। जैसे कि लिए पिछली बार की अगर बात की जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक हुई थी उसमें एक आतंकवादी जिसका नाम था मसूद अजहर, जो कि जैसे मोहम्मद का चीफ है, तो उसको पूरी तरीके से भारत और बाकी अन्य सारे कई सारे देश जो दबाव बना रहे थे यूएन पे कि इसको पूरी तरीके से इसको ग्लोबल आतंकवादी यानी वैश्विक इसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। अगर देखिए बाकी जो 4 सदस्य थे वो तैयार थे, लेकिन उसमें चीन भी था, तो चीन ने अपने वीटो का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो कमी है कि चारों में से अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो पूरी तरीके से उसको पारित नहीं किया जाएगा। तो उसमें चीन ने क्या किया, सपोर्ट किया पाकिस्तान को और उसको ग्लोबल आतंकवादी का दर्जा नहीं बनाया। लेकिन हालांकि बाद में उसको आतंकवादी का दर्जा उसको अलग अलग माध्यमों से उसको आतंकवादी का दर्जा उसको टैग दे दिया गया। ठीक, अब समझिए आखिर ये समझते हैं थोड़ा भारत इसका सदस्य क्यों नहीं बन पाता। एक और देखिए सिंपल से इसका बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका पूरा का पूरा जिम्मा उठा के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा देते हैं। लेकिन देखिए अगर हिस्ट्री को ठीक से समझना है तो आपको हिस्ट्री को समझने के लिए उस कंडीशन में और उस वक्त में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय का जो माहौल और आज के माहौल में काफ़ी हद तक अंतर है। ऐसा कई बार कहा जाता है, थोड़ा सा मैं आपके सामने फैक्ट ला दूं, जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो अस्थाई सदस्यता की 2 बार भारत को पेशकश की जा चुकी है। 1950 में अमेरिका द्वारा किया गया, ठीक है, और दूसरी बार सदस्यता दी गई थी वर्तमान में जो रूस का आया था, उसके पहले उसका सोवियत संघ रूस था, वो जो 1955 में रूस की तरफ मतलब सोवियत संघ की तरफ से इसको भारत को प्रस्तावना भेजी गई थी, भारत इसका अस्थायी रूप से सदस्य बने। लेकिन देखिए उस समय का जो माहौल था वर्तमान के समय से पूरी तरीके से अलग था, क्योंकि उस तुरंत सीधे बिना कुछ समझे किसी को दोषी दे देना काफ़ी हद तक गलत होता है। क्योंकि आपको ये पता है कि उस समय द्वितीय विश्व के बाद 2 देश उभर के महाशक्ति बनकर के सामने आए थे, एक था यूएसए और दूसरा देश था यूएसएसआर। ठीक है, यानी 2 महाशक्तियाँ इस युद्ध के बाद उभर कर आए थे। एक था कैपिटलिस्ट यानी यूएसए था पूंजीवाद, और ये दूसरा देश था जिसे कहते हैं ये था कम्युनिस्ट यानी पूरी तरीके से साम्यवाद विचारधारा पर चलने वाला था। अब देखिए जो बाकी जो अन्य देश थे, जो अभी जो बाकी जो देश जो काफ़ी अभी कुछ देशों से गुलामी से बाहर उठे थे, तो उसमें देश एक भारत भी था। तो जानते हो उस समय एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था नाम। उसको मूवमेंट का नाम ही था नाम का मतलब नॉन अलाइड मूवमेंट। इससे रिलेटेड वीडियो इस पे चैनल पे है, आप जाके नीचे जाकर उसको देख लीजिएगा, काफ़ी आपको और इसमें नॉलेज में आपकी उसमें बढ़ोतरी कर देगा। तो नाम उस समय एक सम्मेलन बना जिसका नाम था नॉन अलाइड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष दल। इनका जैसे कुछ देशों का कहना ये था, भारत से साथ कुछ बाकी बहुत सारे देश थे, उनका कहना ये था कि हम न तो यूएसए के अंतर्गत में जाएंगे और हम यूएसआर के छत्र छाया में जाएंगे, हम लोग अपना एक अलग से अलायंस बनाएंगे। तो उसी अलायंस का नाम पड़ा नाम सम्मेलन, क्योंकि उस समय बाकी हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तो अभी हम फिर से किसी के अंडर में नहीं जा सकते थे। इसलिए भारत की उस समय जो दशा थी वो आज के फिलहाल से बिल्कुल अलग थी। ऐसे ही सीधे ही किसी को दोषी बना देना कि उनकी वजह से भारत अस्थायी रूप सदस्य नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं ये अधूरा नॉलेज को दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपकी एक तरफी विचारधारा को ये पूरी तरीके से दर्शाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको अधिक नॉलेज की ज़रूरत है। अब समझिए, अब थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए अब इसके लिए देखिए सबसे बड़ा, अब देखिए जो ही इसको घोषणा की गई तभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सभी देशों ने जो जीतने के लिए 84 देशों को उन्होंने धन्यवाद कहा, और उन्होंने ये कहा कि सभी देशों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और बराबरी के लिए भारत देश भी पूरी तरीके से उसमें काम करेगा। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि विश्व पटल पर आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत का वैश्विक प्रभाव आखिर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा अच्छा प्रभाव ये हुआ कि ज्यों ही भारत को मतदान हुआ और ज्यों ही भारत इसमें जीत हासिल की, त्यों ही भारत के अस्थायी सदस्य बनाए जाने के बाद ही तुरंत ही यूएसए की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया, अमेरिका ने ये कहा कि भारत का हम पूरी तरीके से इसमें स्वागत करते हैं तथा दोनों देशों के बीच ग्लोबल स्ट्रेटेजिक तथा पार्टनरशिप को इस पूरी तरीके से बढ़ावा मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा है, भारत के लिए पॉजिटिव सेंस माना जाएगा। अब जहाँ बहुत सारे देश भारत के लिए अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के लिए काफ़ी खुश हो रहे हैं, वहीं कुछ देश इससे परेशान भी हैं। जैसे कि बात की जाए
पाकिस्तान की। तो वहाँ पे चुनाव से पहले ही, जैसे जो चुनाव होने वाला था उससे पहले ही वहाँ के पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है शाह मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत की सदस्यता मिलती है तो हमारे देश के लिए काफ़ी खतरे की घंटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके लिए किसी आपका कोई भी कार्य आपके लिए किसी के लिए अच्छा हो सकता है, वहीं दूसरे के लिए तो खराब होगा। इसे वही अमेरिका उसके लिए स्वागत कर रहा है, बहुत सारे देश यूरोप देश उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत के सदस्य बनाए जाने से काफ़ी निराश और दुखी और यहाँ तक कह सकते हैं वो डरा हुआ है। डरना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर डिटेल में यही कहा जाएगा, कुल मिलाकर बात यही है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और भारत यूँ कह सकते हैं कि भारत को एक विश्व पटल पर अपनी बात रखने की सीधे एक अच्छा खासा भारत को एक मौका मिला है पूरे 2 वर्षों के लिए। तो भारत का जो कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर माह से 2022 तक भारत का पूरा कार्यकाल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसको कहीं ना कहीं अपने नियमों में ही उसमें परिवर्तन करना चाहिए और परिवर्तन यही करना चाहिए कि एक सदस्य को न करके पूरी तरीके से बहुमत प्रणाली को उसमें लागू करना चाहिए, पांचों जो अस्थायी सदस्य हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।